औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 231 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 232 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। मेरी अपनी कहानी भी उससे मिलती जुलती थी, लेकिन वो तो मेरा भी उस्ताद मालूम होता था। अब मैं संजीदगी से उसकी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो चुका था। जज साहब की लाश ने जहां इतनी देर इंतजार किया था, वहां कुछ देर और इंतजार कर सकती थी। एक तय दर तय कहानी खुलकर सामने आ रही थी। मिर्जा मुकर्रम बेग भी यकीनन इंसानी अकल को हैरान कर देने वाला एक किरदार था, और हैरान कर देने वाले किरदार मेरी कमजोरी थी। एक लम्हे की तवक्कुफ से बोला, अमेरिका के बारे में समझा जाता है कि वहाँ ज़हीन और मेहनत करने वाले लोग बड़ी तेजी से तरक्की करते हैं। ये बात दुरुस्त भी है। हमारे यहाँ ज़हीन और मेहनती लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। बदयानत और बेईमान लोगों के लिए यहाँ का माहौल बड़ा जरखेज है। इसके बावजूद बाज लोग सिर्फ और सिर्फ जहानत और मेहनत के बलबूते पर हैरत अंगेज रफ्तार से तरक्की करके दिखाते हैं। अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मुझे जरा संभल कर बैठना पड़ा। एक रुसवाए जमाना स्मगलर अल्लामा इकबाल की शायरी का हवाला दे रहा था। मेरे समझ में न आया कि मुझे उस पर क्या तबसरा करना चाहिए। वैसे भी मैं उसे रवानी से बोलने का मौका देना चाहता था। वो इस वक्त बेसाख्ता बातें कर रहा था। मेरे 4 कारखाने भी मेरी ऐसी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है, जिनका मैं अब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसने सिलसिला इकराम जोड़ा। मैंने उन्हें अपनी नौजवानी के लहू से सींचा था। मैंने जिन्नों की तरह काम किया था। मुझे बिजनेस और सनतकारी का जुनून था। मुझे लड़कपन या नौजवानी में भी कोई ऐसा शौक नहीं था जो इस उम्र में होना चाहिए था। मैं इस मामले में एबनॉर्मल था, और गैर मामूली कारनामे एबनॉर्मल लोग ही अंजाम देते हैं। किसी हद तक उसकी बात सही थी, लेकिन मैंने देखा था एबनॉर्मल लोगों की गैर मामूली और जिन्नाती सलाहियतें अमूमन मनफी होती थी। वो शर के मैदान में बड़े कारनामे अंजाम देते थे, खैर के मैदान में नहीं। वो बात जारी रखते हुए बोला, एक उम्र तक मुझे कारोबार के सिवा दुनिया की किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देने का ख्याल ही नहीं आया। वो 4 कारखाने मेरे ख्वाब थे। मैं ये सोचकर सस्ताने लगा कि बस यही मेरी मंजिल थी, मुझे उससे आगे नहीं जाना था। बेशक उन कारखानों में सरकारी बैंकों का कर्जा भी शामिल था, लेकिन कर्जा मैंने दयानतदारी से हासिल किया था और दयानतदारी से अदा कर रहा था। ज्यादा अहम चीज मेरी अनथक मेहनत और शानदार प्लानिंग थी, जिसे कई गैर मुल्की माहिरीन ने भी सराहा था। एक लम्हे के लिए खामोश होकर उसने ठंडी सांस ली और कदरे अफसुर्दगी से मुस्कुराते हुए बोला, और फिर हुआ ये कि रातों रात मेरे कारखाने जब्त कर लिए गए। मेरी रहाइश भी एक कारखाने के अंदर ही वाक़े बंगले में थी। मुझे खड़े पैरों उससे निकाल दिया गया। मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। बैंकों के कर्जों की वजह से लंबे चौड़े झगड़े खड़े कर दिए गए, जिनमें किसी असूल किसी कायदे को दखल नहीं था। मैं एक अरसे तक मुख्तलिफ दफ्तरों के दरमियान फुटबॉल बन रहा। किसी न किसी तरह खींचतान कर यह साबित कर दिया गया कि मैं कुछ लेने का हकदार नहीं था। उल्टा मेरी तरफ सरकार का कुछ निकलता था। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, न जाने कितनों के साथ ऐसा हुआ था। उनकी बरसों की मेहनत पर शब खून मार लिया गया था। अगर इस सारे अमल से वो मकसद हासिल हो जाते जिसके दावे किए जा रहे थे, तब भी कोई बात नहीं थी। मुझे से लोग शायद जल्द इस सदमे को भूल जाते कि चलो एक फर्द या एक खानदान के नुकसान की कोई बात नहीं, कौम को तो फायदा पहुंचा। मगर अफसोस ऐसा भी नहीं हो सका। कौम के नाम पर कौमियाई गई संतों का जो हशर हुआ और कौम की झुकी हुई कमर पर जिस तरह मजीद बोझ का इजाफा हुआ, वो सबके सामने है। मैं अपनी राम कहानी को ज्यादा तफसील से दोहराना नहीं चाहता, गो के इसमें बड़े इबरत अंगेज वाकयात मौजूद है, मगर यह वक्त तफसील में जाने का नहीं है। आपको मुख्तसर अभी इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ कि आप मेरी शख्सियत से किसी हद तक वाकफियत रख सके। मुख्तसर बात यही है कि उसके बाद मैं दिल शिकस्ता होकर बाहर चला गया और एक बार फिर नए सिरे से जिद्दोजहद करना शुरू कर दी। वहाँ भी मैंने तेज रफ्तार तरक्की के हैरत अंगेज रिकॉर्ड कायम किए। अगर आप उसे खुद परस्ती या खुद सताइशी न समझें, तो मैं ये कहने की इजाजत चाहूंगा कि मैं एक कारोबारी जीनियस हूँ। अफसल साहब, हर आदमी को अपनी सूझबूझ के मुताबिक अपनी सलाहियतों का क्रेडिट लेने का हक है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं एतराज करने वाला कौन होता हूँ? शुक्रिया। उसने सिलसिला इकराम जोड़ा। मैं जल्दी अपने 4 कारखानों का सदमा भूल गया। मैंने उस मुल्क से ताल्लुक नहीं तोड़ा। मेरे ज्यादातर कारोबारी सरगर्मियों के मराकज दूसरे ही मुल्कों में थे, लेकिन मैं हमेशा यहाँ आता जाता रहा और मेरे कई दफातर यहाँ भी काम करते रहे। अलबत्ता मेरे एक एहतियात जारी रही कि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी नहीं बनानी। यहाँ कुछ भी पता नहीं है कब कौन सा हुक्म अचानक नाजिल हो जाए। मैं दूध का जला हूँ, छाछ भी फूंक कर पीता हूँ। वैसे भी खिंचातानी हमारा कौमी शुआर है। एक आता है, वो कोई मंसूबा कौम के सर पर ला देता है। अभी कौम उसको बोझ से संभलने की कोशिश कर रही होती है कि दूसरा आ जाता है। वो इस मंसूबे को उसके सर से उतार फेंकता है और उसकी जगह अपनी सियासी फैक्ट्री का तैयार करदा मंसूबा लाद देता है। इस खिंचातानी में बेचारी आवाम और मईशत दोनों की कमर टूटने के करीब है। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ
वो पुरस्कार शख्सियतें जिनके बारे में अब मुझे मालूम हो चुका था कि उनका ताल्लुक खुफिया एजेंसियों से था, अब कदरे इज़्तिराब से पहलू बदल रही थी और बार बार लाश की तरफ देख रही थी। लेकिन मुकर्रम बेग को गोया उनकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी टाई की गिरा दुरुस्त करते हुए बोला, बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। ये सब कुछ बताने के बाद मैं दरअसल आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक ऐसा शख्स जिसने इस उम्र को पहुंचने तक इतने कारनामे अंजाम दिए हों, जिसे बैरूनी मुल्क भी कारोबारी हलकों में जीनियस कहा जाता हो, क्या वो इतना अहमक हो सकता है कि इस जज को अपने दफ्तर में कत्ल कर दे जिसकी अदालत में उसके खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हों? इस सवाल का जवाब देने से पहले खुद मेरे जहन में कई सवालात ऊपर आए हैं। मैंने कहा, आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ख्वाह वो कितना ही तौहीन आमेज क्यों ना हो। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अपनी बसात के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। आप मेरी तरफ से मुतमिन हो गए तो तभी मेरी कोई मदद करेंगे। अगर आप बदगुमानियों या वसवसों का शिकार रहेंगे तो फिर मेरे काम नहीं आ सकेंगे। सबसे पहले तो मुझे यही बात अजीब लग रही है कि अब्दुल सलाम साहब की अदालत में तुम्हारे खिलाफ मुकदमे चल रहे थे। बकौल तुम्हारे अपने, तुम तो एक शरीफ और जीनियस बिजनेसमैन हो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे चलने की नौबत क्यों आ गई? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में होले से हंसा सवाल आपने बज़ाहिर भोलेपन से किया है, लेकिन मुझे मालूम है इसमें आपकी होशियारी पनाह है। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ये कोई तयशुदा फार्मूला नहीं है कि शरीफ और जीनियस बिजनेसमैन के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बन सकता। अगर कोई बनाने पर ही तुल जाए तो फिर 20 मुकदमे बनाए जा सकते हैं। मेरे साथ वैसे भी खास तौर पर एक बदकिस्मती रही है कि तुम बहुत दौलतमंद हो गए। मैंने लुकमा दिया। हाँ, यही समझ लीजिए। वो मुस्कुराते हुए बोला, बेपनाह दौलतमंद होना लोगों के लिए खुशकिस्मती की अलामत सही, लेकिन मुझे दौलत के साथ थोड़ी सी बदकिस्मती भी शामिल होकर मिली है। मैंने चूंकि 2 मरतबा खाली हाथों से जिद्दोजहद शुरू करने के बाद नाकाबिले यकीन तेज रफ्तारी से तरक्की की, इसलिए मेरी शख्सियत में लोगों के लिए कुछ पुरस्रारियत, कुछ अफसानवियत सी पैदा होगी। वैसे भी हमारे यहाँ कोई तेजी से अमीर हो जाए तो कह दिया जाता है कि वो स्मगलिंग कर रहा है। बाज़ औक़ात ये बात दुरुस्त भी होती है। मैंने कहा, बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात दुरुस्त होती है। उसने तस्लीम किया, लेकिन बदकिस्मती से मेरे मामले में यह बात दुरुस्त नहीं थी। लेकिन बस अफसाने उड़ते रहे और मेरे बारे में ये तासुर बहुत मजबूत हो गया। इसमें कुछ इत्तफाकात को भी दखल था और इस सिलसिले में मेरे बाज़ दोस्तों ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपको ये सुनकर हैरत होनी चाहिए कि मैं बड़ा यार बाश और दोस्त परवर आदमी हूँ। हालांकि एक कट्टर बिजनेसमैन दोस्त परवर नहीं होता, इसके यहाँ जज्बात की गुंजाइश नहीं होती। कारोबार तो अच्छी खासी सफाकी मांगता है, लेकिन मैं इस मकाम पर पहुंचने के बाद भी जज्बात को साथ लिए फिर रहा हूँ। ये तो उस कम वक्त ने मेरे दिल की बात कर दी थी। कहीं उसे मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही आगाही तो हासिल नहीं हो गई थी, कहीं उसने मेरा ही फलसफा हयात तो नहीं चुरा रखा था। वो बात जारी रखते हुए बोला, ये जज्बातियत ही का कमाल है कि मैं इस मुल्क में नजर आ रहा हूँ और यहाँ मेरे दफातर कायम है, वरना मुझे यहाँ रहने और कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने की कोई जरूरत नहीं रही। मेरी दोस्त परवरी से मेरे दोस्तों ने बड़ा नाजायज फायदा उठाया। मैं अपने दोस्तों की वजह से बड़ा बदनाम हुआ। तुमने ऐसे दोस्त बनाए ही क्यों? बड़े बूढ़ों का कहना है इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। मैंने बड़े बूढ़ों ही के लहजे में कहा, बस मुझसे यही बड़ी गलती हुई। उसने मुस्कुराते हुए तस्लीम किया, लोग दरअसल कारोबारी ताल्लुक इस्तवार करने के लिए मेरे करीब आते थे। कारोबार को वसअत देने के लिए मुझे हमेशा लोगों की जरूरत रही। चुनाचे आसूदा हाल और असर सुख रखने वाले लोगों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहे। इस तरह वो लोग मेरे करीब आए और फिर उनसे कारोबारी ताल्लुक दोस्ती में बदल गया। लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मुझे बहुत देर में जाकर पता चला कि मेरे करीब आने वाले ऐसे लोगों में से अक्सर बदउन्वान, बदकिरदार और जराइम पेशा थे। उनके आसूदा हाली या असर सूख से मुझे तो क्या फ़ायदा पहुंचना था, उल्टा उन्होंने मेरे नाम और असर सूख से फ़ायदा उठाकर न जाने क्या कुछ कर डाला। और ये मेरी हमाकत थी कि मैं असल बात जान लेने के बाद भी मुरव्वत में मुब्तला रहा और कोई सख्त इकदाम न कर सका। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था कि उसकी इस बात पर यकीन किया जाए या नहीं। क्या वो वाकई इतना वज़ादार और बामुरव्वत हो सकता था? इस सवाल का जवाब शायद इतनी जल्दी नहीं मिल सकता था। मैंने उसे बात जारी रखने का मौका दिया। वो कह रहा था, मेरी शख्सियत के गिर्द अफसानवियत और पुरस्रारियत की जो दीवार खड़ी हो गई थी वो भी उन लोगों के बहुत काम आई। उस दीवार को ऊंचा करने में दर हकीकत उन्हीं लोगों का हाथ था। उसकी आड़ में उन लोगों के न जाने क्या क्या धंधे चलते रहे और उनकी लानत मुलामत मेरे खाते में जमा होती रही। इसमें शक नहीं कि उन लोगों की वजह से मुझे कुछ माली फायदा भी पहुंचता रहा, लेकिन ये बड़ा महंगा सौदा था। अगर मुझे बर वक्त मालूम हो जाता कि वो लोग किस तरह ये सब कुछ कमा रहे थे, कितना कमा रहे थे और मुझे कितने कम पर टरखा रहे थे, तो मैं फौरन इस सिलसिले में कम अज कम इतना तो करता कि उनसे कारोबारी ताल्लुक तोड़ लेता। दोस्ती और मुरव्वत बाद के मसले थे। तुम्हारा मतलब है सिर्फ उन लोगों की वजह से तुम पर मुकदमे वगैरह कायम थे और उन्हीं की वजह से तुम्हारी शोहरत खराब थी, वरना तुम एक नेक नाम ताजर होते और तुम्हारी शोहरत बहुत अच्छी होती। मैंने पूछा, नहीं, मेरा ये दावा तो नहीं है।
उसने कुछ सोच कर जवाब दिया, मैंने कहा ना कि कुछ इत्तेफाकात, कुछ गलतफहमियों, कुछ मेरी शख्सियत की पुरस्कारियत और कुछ महकमों की बदमाशियों की वजह से मैं रसवाइयों की इज्जत में तो था और मेरे खिलाफ कार्रवाइयां भी चलती रही थी। लेकिन अगर ये लोग अपने आमाल का बोझ भी मुझ पर न ला देते तो मैं ज्यादा मुश्किल में ना होता और मेरे गिर्द रसवाइयों की धूल इतनी गहरी ना होती। मेरे लिए पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना दुश्वार ना होता। इन लोगों की वजह से मैं एक किस्म की दलदल में फंस गया हूँ और मुझे ज्यादातर मुल्क से बाहर रहना पड़ता था, जबकि मैं ऐसा चाहता नहीं था। मैंने तो यही सुना था कि इन दिनों तुम मफरूर थे। मैं कहे बगैर न रह सका। वो बड़ी तहम्मुल से मुस्कुराया, मेरे लिए मफरूर की इस्तिलाह इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। मैं कहीं भी पुलिस को मतलूब नहीं हूँ। जिस अदालत या जिस खुफिया एजेंसी में भी मेरी पेशगी हुई है या मुझे बुलाया जाता है और मेरा वहां पहुंचना जरूरी होता है तो मेरे पास मेरे वकील पहुंचते हैं। हर दौरे हुकूमत में मेरे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई चलती रही है। मैं इस सिलसिले में हर मुमकिन ताउन करता रहा हूँ। तहकीकात से डर कर मैं कभी नहीं भागा। वैसे मैं हर वक्त हाल से सफर में होता हूँ। कभी किसी केस में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं किया जा सका। उसकी मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। वो गोया किसी तसव्वुर से माजूज होते हुए बोला, मेरे बारे में पूरी इसरारियत और अफसानवियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसके असरात दीगर ममालिक तक भी पहुंच चुके हैं। वहां भी एक तरफ कारोबारी हलकों में मुझे जीनियस करार दिया जाता है तो दूसरी तरफ बाज हल्के मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, जिनमें बाज ऐसे सियासतदान भी शामिल हैं जिन्हें मैंने उनकी इंतखाबी मुहिम या दीगर सियासी सरगर्मियों के लिए भारी अतियात देने से इनकार कर दिया। मैंने हर जगह हर शख्स पर यह वाजे कर दिया कि मैं ना तो अपने मुल्क में किसी से ब्लैकमेल हुआ हूँ और ना दूसरे मुल्कों में किसी से ब्लैकमेल हुआ हूँ। मेरा दिल चाहे तो मैं किसी पर लाखों डॉलर भी लुटा सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल न चाहे तो मैं किसी को एक पाकिस्तानी रुपया भी नहीं दूंगा। जाहिर है मेरे इस तर्ज अमल पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात चिराग पा होती रही। नतीजा ये कि बैरूनी मुल्क में भी मेरे खिलाफ मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात होती रही हैं। कभी मुझे मंशियात का स्मगलर समझा गया, कभी असले का कमीशन एजेंट समझा गया, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स और एटमी मवाद का स्मगलर समझा गया। वो धीरे से हंसा और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, और आपको तो मालूम ही होगा कि इनकी तहकीकाती इदारे कैसे सालिम हैं। बाल की खाल निकाल लेते हैं। वो अपने मुल्कों में तो क्या दूसरे मुल्कों में भी जाकर अपने मुजरिम तलाश कर लेते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि वहां भी मेरे खिलाफ कभी कुछ साबित नहीं किया जा सका। हत्ता कि कभी टैक्स चोरी का भी कोई इल्जाम साबित नहीं किया जा सका, जिसके लिए उन्होंने सर तोड़ कोशिश की। इससे आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे? यही कि या तो तुम वाकई ठीक आदमी हो या फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ाती अफसरों से भी ज्यादा ज़हीन हो, वाकई जीनियस हो, लेकिन एवल जीनियस। मैंने जवाब दिया। उसने हल्का सा कहकर लगाया, ठीक है, आप शक का फायदा उठाने का अपना हक जरूर महफूज रखें। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी पहली ही मुलाकात में मुझे फरिश्ता समझना शुरू करते हैं, लेकिन इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि प्लीज मुझे शैतान भी मत समझे। मुझे एक आम आदमी समझकर मेरा मुआक्कफ सुने और मेरा जो इमेज बना हुआ है उससे हरगिज मुतासर न हो। यही समझ ही का कमाल है कि आप मुझे मफरूर समझ रहे थे। हालांकि मैं काफी अरसे से यही हूँ। अलबत्ता कुछ अरसा पहले मैं दुबई में था, जहाँ पीर दानिश मुझसे मिलने आया था। वो इससे मेरी आखिरी मुलाकात थी। पीर दानिश का जिक्र आया तो मेरे असाब ने हल्की सी छुरछुरी ली। मैं खुद ही उस जिक्र छेड़ना चाह रहा था, लेकिन गुफ्तगू में कोई मुनासिब मौका तलाश कर रहा था ताकि अचानक उसका नाम लेकर मुकर्रम बेग का रद्द-ए-अमल देख सकूं। लेकिन उसने खुद ही उसका जिक्र कर दिया था। मेरा ख्याल था मेरी वजह से पीर दानिश जिस अंजाम को पहुंचा था उस पर मुकर्रम बेग के दिल में मेरे खिलाफ कीना होगा। अभी तक मेरे जहन में यह इम्कान मौजूद था कि शायद उसने मुझे किसी साजिश की जाल में फंसाने ही के लिए बुलाया हो और उसकी खूबसूरत तूफानी गुफ्तगू महज मुझे बहलाए रखने का एक जरिया हो। आखिर में एकदम कोई धड़ाम से इंकशाफ होगा, मेरे सर पर आन गिरेगा। हालांकि पीर दानिश जिस अंजाम को भी पहुंचा था मेरे ख्याल में तो उसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता था, लेकिन अगर मुकर्रम बेग उस इल्जाम को मुझे देना चाहता तो मैं उससे इनकार नहीं कर पाता, या फिर अपने असल महसूसात जरूर बयान कर देता कि भाई साहब पीर दानिश सही मानों में तो मेरे हाथों अंजाम को नहीं पहुंचा, लेकिन ख्वाहिश मेरी यही थी कि ये नेक काम मेरे हाथों अंजाम पाता। और अब भी मुझे कम अज कम इस बात की जरूर खुशी थी कि उससे छेड़छाड़ की इब्तिदा मैंने नहीं की थी। मुकर्रम बेग के साथ मेरी नशिस्त कम अज कम 2 घंटे तक रही थी और वो मीटिंग चलती रही थी। उस दौरान सिर्फ एक ही काम की बात सामने आई थी और वो नाम था हदायत वारसी का। हदायत वारसी एक ऐसा मजा हुआ गुंडा टाइप शख्स था जिसके बारे में बहुत सी कहानियां मैं पहले भी सुन चुका था। मुकर्रम बेग ने अपनी तरफ से मुझे तमाम चीजें सौंपती थी और उसका कहना था कि इस केस की तफ्तीश पुलिस की बजाय मुझे करना होगी और इसके बदले में वो जो मेरी खिदमत कर सका वो करेगा। तमाम बातें सुनाने के बाद मुकर्रम बेग ने कहा, अब मुकर्रम बेग ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा, क्या ये केस पुलिस के पास जाएगा? मैंने पूछा। हाँ, ज़ाब्ते की कार्रवाई तो वही करेगी, केस का इंदराज भी पुलिस ही करेगी। मुकर्रम बेग ने जवाब दिया, खुफिया एजेंसी तो सिर्फ इस केस की निगरानी करेगी कि इसमें कोई खपला ना होने पाए। कोई फरीक पुलिस से साजबाज करके रुपया खिलाकर
या कोई और चक्करबाजी करके सजा से न बचने पाए। अहम आदमी के कत्ल का मामला है, तो मुझे तकरीबन 1 घंटे की मोहलत हो। मैंने सोचते हुए कहा, मैं 1 घंटे बाद दोबारा यहाँ आऊँगा और अगर ना आ सका तो फ़ोन पर तुमसे रब्ता करूँगा। इसके बाद तुम पुलिस को बुला लेना। पुलिस? उसने भुएं अचकाई। उसकी आंखों में पहली मर्तबा मैंने तशवीश की हल्की सी परछाई देखी। वो इतने असर सूख का मालिक था, कभी तक पुलिस से ज्यादा खतरनाक महकमे के लोगों ने उसे हाथ में नहीं लिया था। मालूम नहीं क्यों पुलिस के नाम पर उसकी आंखों में तशवीश की परछाइयां उभरी थी। हालांकि मेरे ख्याल में उसके लिए पुलिस से महफूज रहना ज्यादा आसान था। जाहिर है पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। ज़ाब्ते की कार्रवाई आकर वो कितनी देर के लिए टाली जा सकती है? जितनी ताखीर हो चुकी है वो ही काफी है। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है। उसने कंधे उचकाए। पुलिस तो बहरहाल बुलाना ही पड़ेगी। यह साहिबान दारा हकीकत इस इंतजामिया के जो बैठे हैं। उसने खुफिया महकमे के लोगों की तरफ इशारा किया। कोई बात नहीं, ये लोग कुछ देर और इंतजार कर लेंगे। इन्होंने अब तक भी नहायत सब्र, तहम्मुल और शाइस्तगी का मुजाहरा किया है। उम्मीद है ये मेरे जाने के बाद भी इसी तरह तुमसे ताउन जारी रखेंगे। तुम पुलिस को हर बात बिल्कुल इसी तरह सच से बता देना जिस तरह तुमने मुझे बताई है। तुम्हारे बयान में कोई फर्क नहीं आना चाहिए और पुलिस तुम्हारा क्यों झूठ न पकड़ने पाए। जब मैं झूठ बोल ही नहीं रहा तो वो पकड़ेगी कैसे? वो इत्मीनान से बोला। वो मुझ पर वो फार्मूला तो आजमा नहीं सकती जिसमें सच झूठ में और झूठ सच में तब्दील हो जाता है। वो इत्मीनान से मुस्कुराया। लेकिन आप इस दौरान में कहाँ जा रहे हैं? हदायत वारसी से मिलने। मैंने जवाब दिया। ये बताओ वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? अगर वो इस कत्ल में मुलव्विस नहीं है तो मेरा ख्याल है वो होटल ही में मिलेगा जिसे वो ठेके पर चला रहा है। उसका ज्यादातर वक्त वहीं गुजरता है। लेकिन आपको उसके पास जाने की क्या जरूरत है? उसे यहीं बुलवा लेते हैं, मैं फोन कर देता हूँ। अगर वो मौजूद हुआ तो फौरन आ जाएगा। मुकर्रम बेग बोला। नहीं, मैं उसे खबरदार किए बगैर उसके अपने ठिकाने पर जाकर उसे मिलना चाहता हूँ। अब तुमने मुझे एक अजीबो गरीब काम में फंसा ही दिया है तो मैं अपनी अकल के मुताबिक चलना चाहता हूँ। देखता हूँ मुझे कुछ कामयाबी होती है या नहीं। उसके होटल का नाम क्या है? और अगर वो कुछ ज्यादा ही गुमनाम है तो एड्रेस भी बता दो। आपके लिए वो शायद गुमनाम हो लेकिन कुछ हलकों में तो बहुत ही मशहूर है। मुकर्रम बेग मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। फिर उसने मुझे होटल का नाम बताया और मैं बेख्तियार गहरी सांस लेकर रह गया। होटल का नाम लॉर्ड इन है। मुकर्रम बेग बदसूर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है उसकी शोहरत आप तक भी पहुंच चुकी है। मैं भी होटलिंग के बिजनेस में हूँ। किसी खास ही खूबी की बिना पर किसी होटल की शोहरत मुझ तक पहुंच ही जाती है। मैंने कहा, अपने माजी की रोशनी में हदायत वारसी कोई ऐसा ही होटल ठेके पर ले सकता था। लॉर्ड इन उस किस्म के होटलों में था जिन्हें उनके रूज के जमाने में भी कोई स्टार्ट नहीं दिया जा सकता था। बहरहाल किसी जमाने में उस किस्म के होटल काफी तादाद में पाए जाते थे। मुझे कई बार उस होटल के सामने से गुजरने का इत्तफाक हुआ था। मुझे मालूम नहीं था कि उसे हदायत वारसी ठेके पर चला रहा था। मुमकिन है इतनी बहुत सी मालूमात के साथ कभी हदायत का नाम भी सामने आया हो, लेकिन मेरे जहन में यह ख्याल ना आया हो कि ये वही हदायत वारसी था जो माजी में बड़ी ऊंची चीज रहा था। मुकर्रम बेग बोला, क्या आपका वहीं जाकर उससे मिलना जरूरी है? हाँ, मैं अचानक उसके सामने जाकर उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं गैर मुतल्लिक आदमी हूँ। उसे यकीनन यह जानकर काफी हैरत होगी कि मैं इस मामले में इस हद तक दिलचस्पी ले रहा हूँ। दूसरे वहां जाकर शायद कोई और काम की बात भी मालूम हो जाए। हर जगह का अपना एक अलग माहौल होता है। मुशाहिदा करने वाली आंख को माहौल भी बहुत कुछ बताता है। दुरुस्त कहा आपने। मुकर्रम ने सर हिलाया। हाँ, याद आया। रुखसत होने से पहले मैंने कहा, तुमने उस नीलम औरत के बारे में कुछ बताया ही नहीं जिसकी वजह से हदायत को जेल जाना पड़ा था। उसका क्या बना था? उसे भी सजा हुई थी लेकिन हदायत से कम। मुकर्रम बेग ने जवाब दिया। जज अब्दुल इस्लाम साहब निजी तौर पर उसकी इस्लाह पर तुले हुए थे। वो उसे जेल भेजकर भूले नहीं थे। उसकी जेल से निकलते ही उन्होंने उसे बुलाया और समझा बुझाकर उसकी शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिसकी जिंदगी की कहानी उससे कुछ मिलती जुलती थी। जज साहब का ख्याल था कि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे साथी साबित होंगे। दोनों को सहारे की जरूरत थी। दोनों दरख्त से टूटे हुए खिजान रसीदा पत्तों की तरह थे। हदायत अभी जेल ही में था। जज साहब की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। नीलम और उसके शौहर में जल्द तलाक होगी। फिर शायद जज साहब ने भी उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। आखिर एक मसरूफ शख्स कब तक उनका ख्याल रख सकता है? यूं हदायत जेल से बाहर आया। नीलम वापस उसके पास चली गई। अब भी उसी के पास है। उसके होटल ही में काम करती है। बैक वक्त होटल की रिसेप्शनिस्ट, हदायत की सेक्रेटरी और कभी कभी ऑपरेटर के अलावा न जाने क्या क्या फराइज अंजाम देती है। वो एक अजीब जोड़ा है। दोनों को एक दूसरे में यकीनन कोई खास एक कशिश महसूस होती होगी जिसने उन्हें एक साथ बांधा हुआ है, वरना उनकी उम्रों में तो काफी फर्क है। और मुमकिन है कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो। बाज़ इंसानों को जिंदगी में मोहब्बत बड़े अजीब मोड़ पर, बड़े अजीब हालात में और बड़ी ताखीर के साथ मिलती है। खैर, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ, मैंने कहा और ब्रीफकेस उठाकर वहां से रुखसत हो लिया। मैं नीचे पहुंचा तो शफी साहब मेरी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। मैं देख चुका था कि उस वक्त ऊपर से मेरे ताक़ुब में कोई नहीं आया था और जगह ऐसी थी जहां मुकर्रम बेग अपने अपार्टमेंट की किसी खिड़की से मुझे नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने शफी शाह से बात करने में कोई हर्ज न समझा। तुम यहाँ क्यों अन खड़े हुए? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तो ऊपर उस अपार्टमेंट तक भी आया हूँ सर, लेकिन वहाँ मुझे माहौल पुरस्कून ही नजर आया, इसलिए मैं नीचे आ गया।
اس کے باوجود اب مجھے کچھ تشویش ہو چلی تھی۔ میں فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے بہت نیچی آواز میں جواب دیا، مذاکرات بہت لمبے ہو گئے، میں نے بتایا، لیکن خیر خوشی کی بات یہ ہے کہ وقت ضائع نہیں کیا۔ 20 لاکھ کما کر لایا ہوں، مزید بھی جو وقت ضائع ہوگا اس کی قیمت بھی پیشگی وصول کر لی ہے۔ پھر میں نے بریف کیس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھ لو، صبح میرے پرسنل اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا، یہ خالصاً میری نجی کمائی ہے، میرے گروپ آف کمپنی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کمپنیاں بھی آپ ہی کی ہیں سر۔ شفیع شاہ بریف کیس لیتے ہوئے مسکرا کر بولا، سب پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں، مالک مختار تو آپ ہی ہیں، جو چند پارٹنرز ہیں وہ بھی کاغذی ہی ہیں، ان کمپنیوں کی آمدنی بھی آپ کی نجی ہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے تسلیم کیا، پھر بھی یہ کچھ اور ہے۔ سر یہ کیا، کوئی اور نیا بزنس شروع کر دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو، اب ذرا اس کمائی کو حلال بھی کرنا ہے۔ اوپر کیا ہو رہا ہے سر؟ اس نے بریف کیس بغل میں دباتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک شریف اور دیانتدار آدمی مارا گیا ہے جس کا وجود معاشرے کے لیے مفید تھا۔ قدرت کی مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے لوگ بے وقت مارے جاتے ہیں جن کے دم سے انسانیت کو بڑا سہارا ملتا ہے، اور بعض ایسے ننگ انسانیت جنہیں پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا کسی طرح مرنے ہی میں نہیں آتے۔ میں دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور شفیع شاہ تیزی سے کہیں اندھیرے میں کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ میں نے اسے گاڑی تک پہنچنے کے لیے چند سیکنڈ کی مہلت دی، پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں لارڈ انڈ میں پہنچا تو اس کے ریسٹورانٹ میں کافی رونق تھی۔ ان کی ایک دیوار میں سڑک کی طرف کافی بڑا شیشہ لگا تھا۔ یہ بلیک کلر کا شیشہ تھا، مگر رات کو چونکہ اندر روشنیاں ہوتی تھیں اس لیے ریسٹورانٹ کا منظر باہر سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے گاڑی ہوٹل سے کچھ دور ہی چھوڑ دی تھی اور چند لمحے کے لیے باہر رک کر اندر کے منظر کا جائزہ لیا۔ ریسٹورانٹ کی تقریباً سب میزیں بھری ہوئی تھیں، سگریٹوں کا دھواں ہوا میں چکرا رہا تھا، البتہ باتوں کی بھنبھناہٹ باہر تک پہنچ رہی تھی۔ ریسٹورانٹ میں براہ راست داخل ہونے کے لیے بھی ایک دروازہ موجود تھا، جبکہ ہوٹل کا اصل دروازہ دوسرا تھا جو پچھلی طرف لابی میں کھلتا تھا۔ لابی کے اختتام پر استقبالیہ کاؤنٹر تھا، اس کی ایک طرف غالباً چھوٹا سا آفس تھا، اسی کے پاس ایک اور کیبن میں غالباً ٹیلی فون کا بورڈ نصب تھا۔ کونے سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ اس لابی اور ریسٹورانٹ کے درمیان بھی ایک مرابی دروازہ موجود تھا، ادھر سے بھی ریسٹورانٹ میں داخل ہو سکتے تھے۔ ہوٹل کا اصل دروازہ شیشے کا نہیں تھا، لیکن ریسٹورانٹ کی دیوار سے ادھر کا منظر بھی آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کاؤنٹر کے پاس ایک عورت کھڑی تھی، لیکن میں اس کا چہرہ صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک موٹے سے رجسٹر پر چکی ہوئی تھی، بہت مصروف نظر آ رہی تھی، جس کے سامنے کاؤنٹر پر کاغذات کے کئی پلندے بھی رکھے نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً نیلم تھی۔ باہر سے اس کا منظر ذرا مرگجا دکھائی دے رہا تھا، اس کے باوجود مجھے اس کے بالوں کی چمک نمایاں نظر آئی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، اس کے بالوں کی چمک حیرت انگیز تھی، نہایت نفیس اور ریشمی بال تھے۔ غالباً اسی دوران کاؤنٹر کے پیچھے چھپے ہوئے کسی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ نیچے لے جا کر ایک سرخ ریسیور برآمد کیا اور کان سے لگا لیا۔ میں نے لابی پر دروازے سے ہی اندر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دروازہ ہلکی سی چچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ میں نے جب لابی میں قدم رکھا تب بھی ریسیور اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور وہ دھیمی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن بات کرتے کرتے اس نے نہایت گہری نظر سے ایک ہی لمحے میں میرا سرتاپا جائزہ لے ڈالا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چونکی بھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ شاید مجھے وہ پہچانتی تھی اور غالباً اس نے یہی سمجھا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچوں گا، لیکن میں نے یہاں کے ماحول کو سمجھنے کے لیے پہلے کچھ دیر ریسٹورانٹ میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے مجھے ریسٹورانٹ کی طرف جانے والے مرابی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کے تاثرات پہلے جیسے ہو گئے۔ اسی لمحے وہ ریسیور کاؤنٹر پر رکھ کر اس کے عقب سے نکلی اور تقریباً دوڑتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تب میں نے گردن گھما کر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور یہ بڑا خطرناک تجربہ تھا۔ اسے دوڑتے ہوئے سیڑھیوں تک جاتے اور پھر اسی طرح سیڑھیاں چڑھتے دیکھنا ایک نہایت مختصر مگر ایسا تجربہ تھا جسے دیر تک نہیں بھلایا جا سکتا تھا۔ وہ سرتاپا تھرتھراہٹ تھی اور تھرتھراہٹ بھی ایسی جو دل کو اتھل پتھل کر دے، جس کی وجہ سے سانس سینے میں اٹکنے لگے۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جن کی عمر 30 سے 45 سال کے درمیان ہوتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے۔ وہ دراز قد اور ذرا بھاری پن کی طرف مائل تھی، لیکن بھاری پن وہ نہیں تھا جو چربی کی پیداوار ہوتا ہے۔ یہ بھاری پن بہت ہی خطرناک مقامات پر تھا۔ مجموعی طور پر وہ کسی اسمارٹ دبلی پتلی چلبلی اور کم عمر لڑکی سے زیادہ حشر خیز تھی۔ شکل و صورت بھی بری نہیں تھی، اچھی خاصی خوش شکل اور گوری چٹی تھی، خصوصاً آنکھیں تو بہت اچھی تھی۔ معلوم نہیں ٹی وی اور فلم میں کیوں نہیں چلی گئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر غائب ہو گئی اور میں اپنی دھڑکنوں کو معمول پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے محرابی دروازے سے گزر کر ریسٹورانٹ میں آ گیا۔ باتوں کی وہ تیز بھنبھناہٹ جو باہر مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی اب یکدم ہی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ سگریٹوں کے دھوئیں اور چائے وغیرہ کی مہک سے بوجھل ہوا نے میرا استقبال کیا۔ حال میں روشنی کم ہی تھی۔ میں نے کوئی ایسی میز تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے میں کاؤنٹر پر نظر رکھ سکوں۔ ظاہر ہے وہ بدبخت کاؤنٹر تو کوئی ایسی چیز نہیں تھا جس پر نظر رکھی جاتی۔ کاؤنٹر پر نظر رکھنے سے میرا مقصد نیلم پر نظر رکھنا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی اپنے دل و ذہن میں یہی مقصد لے کر آئے ہوئے تھے۔
ऐसे जावियों पर रखी तमाम मेजें भरी हुई थी जिनसे काउंटर नजर आता था। तहम मुझे काफी पीछे एक मेज खाली मिल ही गई। छोटी सी वो मेज एक कोने में घुसी हुई थी। मरकज़े निगाह जरा दूर हो गया था, लेकिन मेरे लिए बहरहाल उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मुझे उम्मीद थी जब वो काउंटर पर वापस आएगी तो मैं यहाँ से भी साफ तौर पर उसका जायजा ले सकूंगा। मैंने उसकी आमद से पहले रेस्टोरेंट का जायजा लिया। उसका माहौल तकरीबन वैसा ही था जैसे किसी भी बड़े एशियाई मुल्क के उस दर्जे के रेस्टोरेंट का हो सकता था, लेकिन जरा गौर से देखा जाता तो यहाँ जरा मुख्तलिफ किस्म की कहानियां करवटें लेती दिखाई दे रही थी। यहाँ चाय की प्यालियों में तूफान उठाए जा रहे थे। एक मेज पर दुबली पतली सांवली और कम रोसी लड़की लंबे बालों वाले एक दुबले पतले नौजवान की तरफ झुकी हुई थी, जिसकी तूफानी उंगलियों में सिगरेट दबी हुई थी। हालांकि उनके सामने सिर्फ चाय के बर्तन बिखरे हुए थे, मगर नौजवान की आंखें कुछ यूं मखमूर सी थी जैसे उसने कुछ पी रखा हो। वो नहायत मुदबिराना अंदाज में लड़की को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और उस आदतमंदी से सरिला रही थी। शायद वो उसे मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखा रहा था कि वो अनकरीब टीवी की सुपरस्टार बनने वाली थी और उसके बाद फिल्मों में तहलका मचाने वाली थी, या फिर शायद वो उसे कामयाब अदाकारा बनने के गुर बता रहा था, जबकि उसके अपने कामयाब अदाकार बनने के ख्वाब शायद कभी के बिखर चुके थे।